बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अली मोहसिन है और आपको मेरे चैनल सरनी मोहसिन स्टूडेंट्स में खुशामदीद करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और ये जो है हमारा सेकेंड ईयर का एक न्यू टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, जिसका नाम आपके पास है हीट। सही है। अब हीट में जो है आपको क्या पढ़ना है और किस तरह जो है इस हीट को समझना है, मतलब इस चैप्टर को समझना है आपने, तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी वीडियो में आपको ही पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम बातें बताई गई हैं, क्योंकि जो एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं आप लोगों से। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, इसमें सबसे पहले आपको समझने वाली जो बात है वो आपके पास कौन सी है, हीट। व्हाट इज़ हीट। देखें, हीट आपके पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट आपके पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट को हम कहते हैं कि जैसे आपके पास वर्क और हीट में फ़र्क क्या है। सही, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्क का यूनिट भी क्या है, जूल है, और हीट का भी यूनिट क्या है, जूल है, क्योंकि दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपके पास जो है वर्क है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास क्या है, वो वर्क है। और आपके पास जो हीट है, सही है, जो उसको हम कहते हैं कि जैसे आपके पास क्या हुआ, किसी में मैंने बॉडी को क्या की, हीट दी। सही है, तो उस बॉडी ने कोई ना कोई आपके पास क्या किया, वर्क किया, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो हीट क्या है? हीट आपके पास है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। सही है, किसी भी मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे सॉलिड के हों, चाहे गैस के हों, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको, टोटल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सही है, इसको आप लोग नोट करते रहें साथ साथ। सही है, तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि हीट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम, कि हीट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास हीट को जो है हम मेजर करते हैं, किससे आपको पता होगा ये बात, क्योंकि हीट का पहला जो यूनिट था वो क्या था, कैलोरी था। हीट जो कैलोरी जो है में मेजर होती थी पहले, लेकिन अब इसका ऐसा यूनिट क्या आपके पास, जूल है। तो हीट को हम जो है मेजर करते हैं कैलोरी मीटर से। ठीक है, तो कैलोरी मीटर में आपके पास जो है क्या होता है कि एक चैम्बर टाइप का होता है। सही है, उसमें जो है लिक्विड भरा हुआ होता है, सही, वाटर वगैरह। तो उसमें हम पूरा क्या करते हैं, हीट की मेजरमेंट करते हैं। गूगल पे आपको जो है पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि हीट के और चीज़ के, हीट की जो यूनिट है आपको पता है क्या है, जूल है। तीन बातें मैंने आपको बताई कि हीट की डेफिनेशन। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि हीट की जो है यूनिट क्या है, सही है, जूल है। और जो उसके बाद बताई मैंने आपको बात, वो कौन सी बताई आपको, कि हीट जो है आपके पास क्या कहते हैं उसको, कैलोरी मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ ये कि हीट आपके पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, जो आपके पास जो है डिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। जितना ज़्यादा मैटर होगा उससे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस पर डिपेंड करेगी आपके पास। तो हीट के आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात क्लियर है? सही, हीट के बारे में चल लिख देता हूँ आपके सामने। हीट आपके पास क्या है, हीट को हम बोलते हैं कि आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहली बात ये कर दी मैंने। दूसरी बात क्या की मैंने, कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, गैस के हो, लिक्विड के हो, सॉलिड के हो। उसके बाद क्या बात की गई कि मेजर्ड बाय कैलोरी मीटर। सही है, कैलोरी मीटर के ज़रिए मेजर किया जाता है। उसके बाद क्या आपके पास कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट इज़ जूल। सही है, उसके बाद आपके पास क्या है कि इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है आपके पास टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर और हीट एक ही चीज़ है? देखें, आपके पास क्या है, डिफरेंस है। जब आपके पास क्या है कि हीट आपके पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है आपके पास। आपके पास हीट क्या है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो टेम्परेचर है ना आपके पास, टेम्परेचर को मैं क्या लिखूँगा, कि टेम्परेचर को हम लिखेंगे कि ये आपके पास क्या है, इसमें जो है हम बोलते हैं एवरेज। सही है, इसको हम बोलते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है, बताता हूँ क्या ये चीज़। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, कौन सी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सही है, अच्छा, एक और आपके पास है, इससे मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है ये आपके पास, मेजर किया जाता है ये थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है।
उसके पास की यूनिट क्या आपके पास केल्विन, सही, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट, या हमारे पास क्या है सेल्सियस, और सेल्सियस का एक और नाम होता है आपके पास सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही चीज़ है, ठीक है। आपके पास क्या है कि देखें दोनों को किस तरह रिलेट किया मैंने। अच्छा एक और देखा रह गया आपके पास, एक और आपके पास डिफरेंस ये है कि इट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ मैटर पे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए दोनों को रिलेट करें आप लोग, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, सही है, ताकि आप लोगों को बाद में जब पढ़ें तो समझ में आ जाए आप लोगों को। अच्छा इसमें बताया गया कि आपके पास के टेम्परेचर और हीट में फ़र्क क्या है। अच्छा इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपके पास के स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के। मैंने जैसे आपको बताया कि मेजर किससे किया जाता है, कि केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से। तो इसी तरह आपके पास क्या है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कुछ, तो किन स्केल्स पे इनको मेजर किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट देखें 3 तरह के हमारे पास स्केल होते हैं। पहला हमारे पास होता है कि सेल्सियस स्केल, पहला हमारे पास होता है सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं इसको सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड स्केल। अच्छा इसके बाद क्या है आपके पास, देखें इसमें क्या होता है कि एक स्केल होता है, ठीक है, थर्मोमीटर टाइप का होता है। इसमें जो इसका लोअर पॉइंट होता है और एक होता है अपर पॉइंट। लोअर इसको बोलते हैं हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या हो गया आपके पास अपर फिक्स्ड पॉइंट, सही है। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा इसमें आपके पास क्या होता है, इसकी डिविजन्स होती हैं। अब वो डिविजन्स बताता हूँ मैं कितनी होती हैं। देखें सेल्सियस स्केल में ना लोअर फिक्स पॉइंट किसके बराबर होता है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, और अपर फिक्स पॉइंट बराबर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, सही है। लोअर फिक्स पॉइंट किसके बराबर हो गया आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, और अपर फिक्स पॉइंट किसके बराबर हो गया आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। अच्छा मतलब मैं क्या कहूँगा कि आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में बता रहा हूँ, और लोअर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया सेल्सियस स्केल हो गया। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, मैं सी में बना रहा हूँ फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अच्छा इसमें आपके पास क्या है कि इसमें वही होता है सिलसिला के लोअर और अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसमें आपके पास क्या होता है, जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा मतलब मैं क्या कहूँगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका चेंजिंग करने का जो है फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला क्या है। और इसके अलावा आपके पास क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का फ़ारेनहाइट में। अच्छा इनके दरमियान जो डिवीजन होती हैं आपके पास वो क्या होती हैं आपके पास 100 डिवीजन्स, और इसमें कितनी डिवीजन आपके पास हैं, दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 180 डिवीजन्स, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया और ये सेल्सियस स्केल हो गया। इसके अलावा आपके पास है नेक्स्ट रिकॉर्ड में बताया था आपको केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स केल्विन स्केल का एक और नाम होता है आपके पास एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल होता है। इसमें आपके पास क्या होता है कि लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट होता है। लोअर फिक्स पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो आपके पास स्टार्ट होता है 273 केल्विन से, ठीक है, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है 373 केल्विन के। दोनों के दरमियान स्टूडेंट कितनी आपके पास डिवीजन हो गई, आपके पास डिवीजन हो गई दोनों के दरमियान, जो उसमें थी वो इसमें हो गई, क्योंकि दोनों में 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये इसमें भी क्या हो गए 100 डिवीजन्स, ठीक है। इसमें भी 100 डिवीजन हो गई, इसमें भी 100 डिवीजन हो गई। एमसीक्यूज़ में एक क्वेश्चन आता है कि डिवीजन्स के हिसाब से कौन से दो स्केल बराबर है, मतलब कौन से जो है टेम्परेचर आपके पास बराबर होते हैं, वो आपके पास क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वहाँ पे कि 1 डिग्री सी इज इक्वल टू 1 केल्विन, मतलब कि डिवीजन्स के हिसाब से, ये डिवीजन्स के हिसाब से कौन सा बराबर है, ये आपके पास बराबर है, इस पर आप राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो इसका जो है क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना आपके पास सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में कितना आपके पास 273 डिग्री केल्विन है, ठीक है। तो मैं आपको चाहूँगा कि इससे पहले मैं आपको बताऊँ इसके फॉर्मूलाज, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए।
अच्छा स्टूडेंट, देखें इसके बाद देखिए मैंने आपके सामने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा इनके फॉर्मूलाज क्या, इनको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। देखें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर आपको आना हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट अगर आपको टेम्परेचर जो है चेंज करना हो तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है डिग्री F इज इक्वल टू 9/5C + 32। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर मैं लूँ किसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड लूँ, मैं अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लूँ सेल्सियस में, तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँगा पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +32, 0 + 32 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट का क्या आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके आपके पास क्या हुआ, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फॉर्मूला निकाल लेंगे आप। वो क्या फॉर्मूला आपके पास है, 5/9F - 32। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, देखें आप क्या पुट करेंगे, आप ये पुट करेंगे जैसे लोअर फिक्स पॉइंट आप पुट करेंगे इसका फ़ारेनहाइट का, क्या पुट करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 - 32 क्या हो जाएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम 0, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से वो कन्वर्जन हो रही थी। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये तो आपको पता होगा कि सेल्सियस से केल्विन कैसे आते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आपके बहुत है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। अच्छा, इसमें क्या बताया हुआ आपको कि केल्विन से केल्विन जाना है आपको, तो क्या करेंगे, डिग्री C को प्लस कर देंगे किससे, 273 से। ठीक है, और अगर आपको जो है आना हो सेंटीग्रेड में आना हो वापस, तो और केल्विन में वैल्यू गिवन हो तो आप क्या करेंगे, डिग्री C का फॉर्मूला लगाएंगे K - 273। सही है, तो ये फॉर्मूलाज है कुछ, इनको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, या पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट देखें इसके बाद जो टॉपिक आपके पास वो है थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखी है, वो क्या लिखी हुई है, चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, शेप, कलर etc। किसी भी चीज़ में आपके पास क्या होता है, उसकी शेप में चेंज आ जाए, लेंथ में चेंज आ जाए, वॉल्यूम में चेंज आ जाए, या कलर में चेंज आ जाए, किसकी वजह से, हीट की वजह से। सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब आपके पास हीट, सही है, हीट से मुराद है, और एक्सपेंशन से मतलब फैलना। ओके, इसके बाद आपके पास क्या है, इसकी 2 टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है आपके पास वो कौन सी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आपके पास इसको कौन नाम से पुकारते हैं, वो आपके पास कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है, याद रखिएगा दोनों नाम से इसको पुकारते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या, आपके पास आपके पास कोई क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, उसकी लेंथ आपके पास क्या है, इनिशियल लेंथ L0 है। क्या किया आपने उसको जब हीट किया, सही है, आफ्टर हीट क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई, तो ये क्या आ गया आपके पास, लेंथ चेंज ऑफ लेंथ आ गया आपके पास, मतलब क्या हुआ, लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया आपके पास। तो अब क्या है, इसकी जो फाइनल लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपके पास, इसको मिला के L हो जाएगी। सही है, पहले क्या थी, L0 थी, और बाद में क्या हो गया आपके पास, L हो गई। अच्छा, इसमें आपके जो उसका चेंज ऑफ लेंथ का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या करते हैं, बिग से स्मॉल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये L जो आपके इसकी बिग वैल्यू होगी, उसकी स्मॉल वैल्यू होगी। इस तरह आपके पास अल्फा का फॉर्मूला होता है, अल्फा का फॉर्मूला इसमें आता है चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड अल्फा। अल्फा को नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है इसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बाद इसका जो मेन फॉर्मूला आया था प्रूव करके, वो क्या आया था क्या, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, और जो अल्फा का जो यूनिट होता है आपके पास वो क्या होता है, केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। इसको आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक और नाम आपके पास होता है, वो होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशंस में जो है आपके पास क्या हो रहा था कि एक्सपेंशन हो रही होती है। अच्छा, इसमें क्या था, एक क्यूब था आपके पास जिसकी इनिशियल लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या थी आपके पास, L0, B0 H0। ठीक है, जब उसको हीट किया गया उसकी क्या हुआ, लेंथ भी इंक्रीज़ हुई, ब्रेथ भी इंक्रीज़ हुई, और उसकी हाइट भी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो उसके L, B और H हो गया आपके पास। तो उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था पहले, V0, L0, B0 और H0, और जो फाइनल लेंथ मतलब फाइनल जो वॉल्यूम था उसका हीट होने के बाद क्या हो गया आपके पास, L, B और H हो गया। अच्छा, इसमें आपके जो कोफिशिएंट होता है वो कौन सा होता है आपके पास, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको हम बीटा से शो करते हैं, लीनियर वाला किससे था, अल्फा से था, ये किससे है, बीटा से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, बीटा को जो है इसको उसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है, V = V0 1 + बीटा डेल्टा टी, और उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट भी वही होता है केल्विन इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। सही है, इसमें ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें बस आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, आप लोग नोट करते रहें, इसको लिखूंगा नहीं। सही है, इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको क्या बताया गया है, पहला पॉइंट जो इसमें पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, पॉस्टुलेट्स इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि सारी जो गैसेस होती हैं उनमें क्या होता है, टाइनी पार्टिकल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। सही है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि गैसेस का जो मतलब उनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है।
ये आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत लिक्विड और गैस के, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इन्वर्सली रिलेशन हो गया आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल और डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास होता है पॉइंट वो ये है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब अगर किसी कंटेनर में मूव कर रहे हैं तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, सही है। स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करते हैं, एज फॉर सपोज एक कंटेनर है आपके पास, सही है, उसमें मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं आपके पास। अब ये कैसे मूव करेंगे, ये देखें, ये जैसे इस मॉलिक्यूल में उठा लूँ, अगर ये मूव करेगा कैसे, अगर इस तरह भी मूव कर रहे हैं तो ये देखें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये रैंडमली मूव कर रहा है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब क्या है, स्केलर हो गया आपके पास, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और ये कोलाइड होंगे आपस में, एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और इनकी कोलिजन जो होती है वो कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होती और मोमेंटम एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो इसके एक और पॉइंट है वो कौन सा आपके पास, कि ये जो है आपके पास क्या करता है कि सारे जो लॉज हैं न्यूटन के उसको ये ओबे करता है आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि इतना पूछा भी नहीं जाता पेपर में। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास है वो है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस की जो डेरिवेशन थी वो लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सही है, अक्सर। तो इसकी जो आपके पास डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला आता है वो होता है P = 1/3 रॉ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये डेंस को बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ आ गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैं इस पर रूट लगा दूं तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए अभी क्या पढ़े, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, VRMS करके लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी एक और डेरिवेशन होती है वो प्रूफ करने के लिए वो क्या होती है आपके पास, कि 1/2 m मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। ये आपके पास कौन सी एनर्जी है, ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, और ये जो K है इसको बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। की वैल्यू आपके पास होती है 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल/मोल, ठीक है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये टेम्परेचर आपके पास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, क्योंकि ये 3/2 और K क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया। तो इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया, मतलब जितने ज़्यादा क्या होगा मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा उनका। अच्छा, तो ये आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। ये इसको आप जो है नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो है गैस लॉस। अच्छा, गैस लॉस में भी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 2 में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। इसमें गैस लॉस में आपको मैं बताऊंगा कि पहला लॉ है कौन सा, बॉयज़ लॉ। अच्छा, बॉयज़ लॉ में क्या बताया गया है, बॉयज़ लॉ में बताया गया है कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ऑफ गैस के, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट ऑफ गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपके पास क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, लेकिन किस पे, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है एवागैड्रोस लॉ में क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सही है। तो ये आपके पास क्या है, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवागैड्रोस लॉ। इनकी जो आपके पास क्या हुआ था कि जब इनको तीनों को कंबाइन किया गया था तो आपके पास क्या आई थी, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन आई थी आपके पास, वो कौन सी आई थी आपके पास, PV = nRT,
ठीक है। इसमें पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या टेम्परेचर, लेकिन ये आर क्या आपके पास को बोलते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सही है, मतलब यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी इसकी वैल्यू। क्या होगी आपके पास 8.313 जूल अपॉन मोल डॉट केल्विन, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ऐसा सिस्टम में वैल्यू हम ये लेंगे, केमिस्ट्री में हम क्या लेते हैं 0.0821 लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास नंबर 8 वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को ज़रा समझेगा आप लोग और से। हीट कैपेसिटी होता है आपके पास कि मैं क्या करूँ, किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ा दूँ, 1 केल्विन नहीं कर दूँ, 1 केल्विन बढ़ा दूँ। मतलब जैसे 273 केल्विन है तो 274 कर दूँ मैं केल्विन। तो 1 केल्विन मैंने किसी सब्सटेंस का क्या बढ़ा दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो उसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दूँ, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए मुझे, उसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझिएगा, इसमें चेंज क्या हुआ। हीट कैपेसिटी क्या था, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मैं 1 केल्विन बढ़ा दूँ, उसके लिए जो हीट चाहिए मुझे, हीट कैपेसिटी। अब क्या है 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर में बढ़ा दूँ, उसके लिए जो मुझे हीट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट। जैसे ये 1 kg आपके पास मास है इसका, ठीक है, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ कितना आपके पास कि 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ जाए, उसके लिए जो मुझे हीट चाहिए ना, उसको जो हीट देनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं उसको। और डिनोट किससे करते हैं हम स्पेसिफिक हीट को, हम करते हैं सी से। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट का जो पहले तो हम मैं बताऊँ कि हीट कैपेसिटी का को भी हम कैसे करते हैं, सी से करते हैं। और हीट कैपेसिटी का जो आपके पास क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन, ये होता है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला वो है आपके पास C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन, क्योंकि इसमें मास इन्वॉल्व हो गया तो डेल्टा टी, एम डेल्टा टी हो गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, इसकी भी आपके पास क्या होती है, 2 टाइप्स होती हैं स्पेसिफिक हीट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा ये। तो CP इज इक्वल टू डेल्टा QP, क्योंकि अमाउंट मुझे क्या करना है, मैं हीट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं हीट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये m डेल्टा टी हो गया। सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कब आता है, जब आपके पास क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CN इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं यहाँ पे। और मास के लिए बात हो तो क्या हो जाता है, मास आ जाता है यहाँ पे। और जो आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इसकी बात करूँ मैं, आपके पास तो क्या हो जाएगा, ये CP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन V अपॉन एन डेल्टा टी। सही है, यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया आपके पास, डेल्टा क्यू पी था यहाँ पे मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं हीट दे रहा था, आइसोबैरिक कंडीशंस पे। यहाँ पे आइसोपोरिक कंडीशन में मैं हीट दे रहा हूँ, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, डेल्टा क्यू वी आ गया। अच्छा, इसकी डेरिवेशन करके आपके पास एक फॉर्मूला प्रूव होता है, वो क्या होता है आपके पाज, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर। सही है, अब ये CP और CV आपको पता है क्या है, और ये R क्या है, जनरल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि जब आपके दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होता है आपके पास, R के बराबर आती है। मतलब क्या है कि CP की वैल्यू ज़्यादा होती है CV से, CP इज़ ग्रेटर देन CV, क्योंकि इसमें जब हम क्या करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट करते हैं तो आपका जो पिस्टन होता है वो वर्क भी करता है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन वॉल्यूम पे क्या होता है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, वर्क नहीं होता। तो सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा आपके पास स्पेसिफिक हीट जो है प्रेशर की ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे और हीट मुझे चाहिए होगी सिस्टम को हीट कराने के लिए। तो ये याद रखिएगा आप लोग, CP जो है हमेशा क्या होता है, CV से बड़ा होता है। अच्छा, एक और चीज़, फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, CP की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/2 R के बराबर। ठीक है, 5/2 R के बराबर होती है। और CV की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2 R के बराबर। सही है, ये याद रखिएगा फॉर एटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। और जब भी हम क्या करते हैं, CP को क्या करते हैं, CV से डिवाइड करा देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बस हमारे पास आती है 1.66। और ये 1.66 क्या था, याद कीजिए, ये था आपके साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, जो कि लैप्लास के फॉर्मूले में, लैप्लास का फॉर्मूला क्या था आपके पास था फॉर्मूला कि गैमा P अपॉन रॉ था। सही है, और तो गैमा क्या था, ये इसको बोलते हैं हम एयर रेशो
और ये एयर रेशो की आपके पास क्या है, ये वैल्यू आई है, इस तरह आती है एयर रेशो की वैल्यू 1.66। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, देखें इसके बाद जो आपके पास जो टॉपिक्स है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के हैं, वो आपके पास कौन कौन सी हैं। देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख लिया ताकि टाइम बचे। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है आपको पता है, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों वाली बातें हैं सारी, ठीक है, ये पता होगा आपको। लेकिन इसमें ज़रा समझेगा आप लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसमें क्या होता है कि 1 kg आइस जो है वो किस में जो है, वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 1 kg जो आइस है वो किस पे चेंज हो जाए, वाटर में चेंज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर क्या हो उस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, अच्छा इसमें नेक्स्ट जो आपके, अच्छा इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी होती है, वैल्यू वो आपके पास वैल्यू होती है 3.36 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, जूल अपॉन kg इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसलिए आपके पास होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन, कि क्या हो जाए 1 kg ऑफ वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाए आपके पास, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाए, वाटर जो है 1 kg वाटर वेपर्स में चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी वैल्यू होती है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल अपॉन kg। ठीक है, इसके बाद होता है कैलोरी। कैलोरी में होता है आपके पास कि जब मैं क्या करूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊँ और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाए आपके पास, कि टेम्परेचर में बढ़ा दूँ कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूँ, उससे जो हीट चाहिए मुझे, तो वो क्या आपके पास कैलोरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के, बहुत आता है, सही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के होता है। रेगुलेशन ज़रा समझिएगा, रेगुलेशन क्या चीज़ है कि प्रेशर जैसे मैं क्या कर दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ, तो और आइस और स्नो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। प्रेशर इंक्रीज़ करने पे आइस और स्नो क्या हो जाए आपके पास, मेल्ट हो जाए। क्या मतलब उसका, प्रेशर इंक्रीज़ करने से फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास जो है कम हो जाता है, याद रखिएगा इसको। और आपके पास क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या हो जाए, मैं क्या करूँ, मैं आपके पास स्नो और आइस जो है वो आपके पास दोबारा रिफ्रीज हो जाए। ये होता है रेगुलेशन। प्रेशर बढ़ाने से स्नो और आइस जो है मेल्ट हो जाए, प्रेशर डिक्रीज़ करने से स्नो और आइस जो है रिफ्रीज हो जाए आपके पास। एवोपरेशन क्या होता है आपके पास, कि आपको पता है लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो जाए, लेकिन विदाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग ज़रूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट को, लेकिन विदाउट बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है, विदाउट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अहम चीज़ है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपके पास हैं वो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर का। ठीक है, वो ज़रा समझिएगा आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स, सही है, थर्मोडायनेमिक्स में पूरा एक मेन टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें डिटेल है, सही है। थर्मोडायनेमिक्स आपके पास क्या है, याद रखिएगा कि आपके पास क्या हो जाए कि हीट का जो है, हीट एनर्जी का चेंज हो जाना अदर फॉर्म्स में, सही है, हीट का चेंज हो जाना, हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म, सही है। ये ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसमें क्या हो जाए, हीट एनर्जी जो है चेंज हो जाए, किसमें, अदर फॉर्म्स में आपके पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम क्या, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी, इसको इसकी स्टडी को बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ आपको बोलता है कि जैसे आपके पास क्या है, कंटेनर है, सही है, उसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कह रहा हूँ उसको हीट दे रहा हूँ, ठीक है, और उस पर लगा हुआ एक पिस्टन, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब गैस के। मैंने क्या किया, जैसे हीट दी तो अभी मैंने क्या पढ़ा, हीट का चेंज होना किसमें, इनटू अदर फॉर्म्स में। तो हीट जैसे ही आपके पास होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब पिस्टन जो है यहाँ से उठ के क्या आ जाएगा, पिस्टन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, सही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेल्टा क्यू है वो बराबर किस में हो गया, मतलब उसने क्या किया, वर्क किया, वर्क में क्या है, चेंज आया। इसके अलावा एक और चीज़ में आपके पास चेंज आया, किसमें चेंज आया, आपके पास अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका वो मॉलिक्यूल्स अब यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो उनकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया। तो प्लस किस में चेंज आया, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया आपके पास। तो फर्स्ट लॉ आपको ये कहता है कि मैं क्या करूँ, अगर हीट दूँ किसी सब्सटेंस को और उसके अंदर क्या हो जाए, वो वर्क करे और उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो आपके पास वैसे ही आएगा। और डेल्टा डब्ल्यू जो बराबर होता है ना, वो किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है। डेरिवेशन होती है, सही है, इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो पी डेल्टा वी के आपके पास वो बराबर हो जाता है। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक डायग्राम्स बनाई है, ये एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। पहली आपके पास है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक का मतलब होता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दी ऊपर, और इसमें जो पिस्टन होती है वो कौन सी होती है, ये पिस्टन जो है होती है आपके पास मूवेबल, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा, आपके पास ये एक्सपेंड होगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर अंदर का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पिस्टन क्या करेगी, ऊपर पुश कर देगी, मतलब ये क्या करेगा, आपके पास वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू, मतलब मैंने हीट दी एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर क्या हुआ, क्या कि उसका
अंदर की क्या हुई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, उसने क्या किया, प्लस उसने वर्क भी किया। तो ये आपके पास क्या है, इसकी कंडीशंस की आपके पास क्या है, ये इसकी मतलब इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इसमें ऑबे होता है पूरा। नेक्स्ट आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है कि आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम कब होता है, जब आपके पास क्या होगा, फिक्स पिस्टन हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होगा कि मैं हीट दूंगा तो अंदर मॉलिक्यूल्स जो है इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वो उस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करना चाहेगा, लेकिन पिस्टन क्या आपके पास फिक्स पिस्टन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई वर्क नहीं होगा, मतलब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब सिर्फ इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज़ हो रही है, वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम होता है, कि आपके पास क्या हो कि मैं किसी भी कंटेनर को क्या रख दूँ, हॉट बॉडी रख दूँ। हॉट बॉडी जो एक आइडियल बॉडी होती है जो कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को मतलब भेज सकती है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको हॉट बॉडी पे रखूँगा तो और एक ब्लॉक को मैं हटा दूंगा, मतलब एक वेट में हटा दिया, तो पिस्टन क्या है, मूवेबल है, तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ पुश होगी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो ऊपर जब वो जाएगी तो अंदर का क्या होगा, आपके इंटरनल एनर्जी फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गया। अब क्या होगा कि जब ये आपके पास वॉल्यूम जब बढ़ गया तो अंदर की जो ये क्या चाहेगा कि कूल होना चाहेगा, ये कूल हो जाएगी। लेकिन कूल होने के बाद क्या होगा कि आपके पास एट द सेम टाइम जो है हॉट बॉडी जो है अंदर आपके पास हीट ट्रैवल करेगी, ठीक है, और फिर क्या होगा आपके पास ये दोबारा जो है आपके पास गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, डेल्टा क्यू जो है क्या होगा आपके पास वर्क के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपके पास वर्क होगा, और डेल्टा यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास ये जो सिस्टम होता है वो किस पे रखा होता है, इंसुलेटर पे रखा होता है। इंसुलेटर क्या होता है आपके पास कि जिसमें मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि हीट को मेजर कंडक्ट नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, तो कि इसमें आपके पास क्या था, हॉट बॉडी थी, आपने इसमें से एक वेट हटाया, और फिर ये क्या होगा आपके पास एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया आपके पास। तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गया आपके पास, तो क्या हुआ, वो किस पे रखा हुआ है, इंसुलेटर पे रखा है, तो उसमें और मजीद अमाउंट ऑफ हीट नहीं जा सकती। मतलब वहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, पहले U1 थी तो वो क्या हो गई, फिर U2 हो गई, मतलब डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास क्या हुआ, हीट जो है अंदर नहीं जा रही, मतलब हीट जो है चेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा। तो मतलब क्या हुआ, हीट जो है ज़ीरो हो गई, चेंज ऑफ हीट ज़ीरो हो गया। और आपके पास यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बनती है फिर, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आपके पास बनती है एक्सप्रेशन, वो बनती है इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स का मैंने आपको बता दिया इसमें कि क्या क्या होता है इसमें, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखें इसके बाद जो है वो आपके पास है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास दो स्टेटमेंट आती हैं, वो कौन सी आती है आपके पास, एक आती है केल्विन स्टेटमेंट, एक होती है क्लॉजियस स्टेटमेंट, सही। केल्विन स्टेटमेंट आपको क्या बोलती है कि कोई भी जो ऐसा आपके पास हीट इंजन नहीं है जो क्या कर सके, पूरी की पूरी हीट चेंज कर सके किसमें, वर्क में। कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो कि क्या कर सके, पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल। और क्या होगा आपके पास यहाँ पे, कोई भी अगर ऐसा होगा तो मतलब 100% वो एफिशिएंसी देगा, ठीक है। तो 100% एफिशिएंसी कोई इंजन देता नहीं है आपके पास, ठीक है, सिवाय कार्नोट इंजन के, तो जो कि अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो केल्विन ने क्या कहा कि कोई भी जो है हॉट बॉडी जो है कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ हीट मतलब वर्क जो है नहीं दे सकती आपके पास, क्योंकि उसमें जो है हीट लॉस भी होती है आपके पास, ठीक है। तो उसमें क्या कहा कि आपके पास जो हॉट बॉडी है, अगर कोल्ड बॉडी जाएगी तो आपको वर्क मिलेगा, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा जो है ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये था आपके पास केल्विन स्टेटमेंट। उसके बाद है क्लॉजियस स्टेटमेंट, ज़रा देखिएगा। क्लॉजियस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ये इम्पॉसिबल है कि क्या करे, कोल्ड बॉडी जो है हीट क्या करे, ट्रांसफ़र करे किसमें, हॉट बॉडी में। हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी कि हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन क्लॉजियस ने क्या बोला कि आपके पास जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती, जब तक मैं उस पर कोई ना कोई वर्क ना करूँ, ठीक है। जब तक मैं उसको कोई वर्क नहीं करूँगा तब तक क्या होगा, आपके पास कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी को हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसकी डायग्राम ये है आपके पास। तो ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और आपके पास जो कोल्ड बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सिंक, जिसका टेम्परेचर हमेशा हम लेते हैं T2, याद रखिएगा। जो लोअर टेम्परेचर लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, T2 लेंगे। और जो अपर टेम्परेचर होता है जिसका होता है मतलब सोर्स जहाँ से हीट आ रही है उसको क्या लेंगे आप, T1 लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका है एंट्रोपी। एंट्रोपी बोलते हैं डिसऑर्डरनेस को, मतलब डिस्टर्बेंस को। किसी भी सब्सटेंस सिस्टम में क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब किसी सिस्टम का कोई भी एक सर्टेन ऑर्डर में सिस्टम, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया तो डिसऑर्डरनेस उसके अंदर हो गई, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब उसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई। जैसे फॉर सपोज मैंने एक बॉक्स लिया,
ठीक है। एक बॉक्स में मैंने क्या रख दिया, इसको बीच में मैंने पार्टीशन कर दिया, उसकी मैंने यहाँ पे रखी कौन सी बॉल्स, मैंने यहाँ पे रखी ब्लैक बॉल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ इस तरफ कौन सी रखी है आपके पास, ब्लू बॉल्स रखी मैंने, ठीक है। अभी क्या है सिस्टम आपके पास एक सर्टेन ऑर्डर में, क्योंकि बीच में पार्टीशन है, मैं बीच में पार्टीशन हटा दूँ, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो है इसको मैंने शेक किया, जब शेक किया मैंने तो अंदर जो बॉल्स हैं वो क्या हो गया आपस में मिक्स होना शुरू हो गए। जब आपके पास मिक्स हो गई तो क्या हुआ आपके पास, ये एंट्रोपी इसकी बढ़ गई। मतलब एंट्रोपी अगर पॉजिटिव में हो तो क्या मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी अगर नेगेटिव में हो तो आपके पास क्या होगा, एंट्रोपी कम हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास एक तरह से इसका लॉ भी होता है कि किसी भी सिस्टम का जो है एंट्रोपी या तो इंक्रीज़ होती है या तो रिमेंस कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, इसको डिनोट पहले करते हैं हम डेल्टा एस से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, सही। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, जूल अपॉन केल्विन, सही है। याद रखिएगा जब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपके पास। इसके अलावा मैं इसमें बता देता हूँ आपको बाई मेटालिक स्ट्रिप थर्मोस्टेट बताता हूँ। देखिए बाई मेटालिक थर्मोस्टेट मतलब क्या है, जैसे किसी जगह आग लग जाती है तो वहाँ पे अलार्म लगा होता है, एक अलार्म कैसे बज जाता है, उस हीट को कैसे डिटेक्ट कर लेता है, तो उसके अंदर लगा होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक का मतलब होता है दो मेटल। अच्छा, एक मैंने जो है मेटल कौन सा ले लिया, मैंने आयरन ले लिया, सही है। और मैंने कौन सा ले लिया, एक ले लिया मैंने ब्रास का, ठीक है। एक आपके स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर एक और स्ट्रिप लगी होती है, ये ऊपर वाली जो है ये है किसकी, ब्रास की, और नीचे वाली किसकी, आयरन की। जब मैंने इसको क्या करूँगा, मैं इसको हीट करूँगा, हीट जब मैंने इसको किया तो क्या हुआ, ब्रास की जो स्ट्रिप है आपके पास वो आयरन को मोड़ देगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि इसका क्या है, लार्जर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रास की स्ट्रिप्स को मोड़ देगी। ये आपके जो है इसमें भी लगा होता है, आयरन वगैरह में जो करते हैं ना, इस्त्री वगैरह करते हैं, उसमें भी लगा होता है ये स्ट्रिप वगैरह। और इसके अलावा फायर अलार्म्स वगैरह में लगा होता है आपके पास, कि इसमें जो है टेम्परेचर से क्या होता है, स्ट्रिप जो है टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। इस तरह आपके पास होता है एक बाई मेटालिक थर्मोमीटर भी होता है। बाई मेटालिक थर्मोमीटर का मतलब क्या है, जो आपके ओवन में लगा होता है, सही है, माइक्रोवेव ओवन में, जो आपको टेम्परेचर बता रहा होता है कि कितना टेम्परेचर अंदर का हो गया, सही। तो ये बाई मेटालिक वगैरह इस तरह के, ये इतना नहीं पूछा जाता, सही है। MCQs में जो पूछा जाता था मैंने उसको डिटेल में बताया, जो नहीं पूछा जाता था मैं उसको बस उसको इशारा किया मैंने उस पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो जो है पसंद आई होगी, और इसको जो है शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।